नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं हूं सोनी सिंह और हमारे साथ बात करने के लिए अनंत सर। तो आइए इनसे जानते हैं ज्योतिषीय गणना क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, वेद क्या होता है और इसे सीखने से क्या मिलता है, इसे कैसे सीखा जाता है और साथ ही साथ आदमी जो है अभी के समय में इसे अंधविश्वास मानते हैं, उसे कैसे इस चीज़ को दूर हटाया जाए। तो मिलते हैं आनंद सर से और जानते हैं इस सारे सवालों के जवाब। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। नमस्कार। आनंद सर, सबसे पहले आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सरायरंजन प्रखंड का रहने वाला हूँ, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है मोरबाग, 8 वसेपुरा। अच्छा, आपकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा कहाँ से? मेरी स्कूली शिक्षा जो है से सर्वप्रथम गांव के ही विद्यालय में हुई, प्राथमिक विद्यालय में। तत्पश्चात मैं इलाहाबाद और बनारस से वेद और ज्योतिष का शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद आचार्य का MA का डिग्री जो है सो ललित नारायण यूनिवर्सिटी और KSDSU से प्राप्त किया। इससे लगाव और इससे जुड़ाव कैसे हुआ आपका? ये बचपन में मेरे घर पर आर्यावर्त पेपर आया करता था, उसी के पीछे इसका ऐड था, वैदिक शोध संस्थान इलाहाबाद। तो मैंने सोचा कि जब हम मूल रूप से ब्राह्मण भी हैं और इसको पढ़ना भी चाहिए, तो मैंने पूछा अपने दादाजी से कि ये क्या है वेद ज्योतिष, इसके विषय में। तो उन्होंने बोला कि ये जो हिंदी सही सलामत जानता है उसके लिए यहाँ पर में वेद की पढ़ाई होगी और वेद की पढ़ाई और साथ साथ विज्ञान शोध संस्थान है। तो वहीं से हम आकृष्ट हुए और इलाहाबाद के लिए 9 साल के उम्र हम इलाहाबाद पढ़ने के लिए गए और इलाहाबाद के बाद पुनः बनारस आए और बनारस के बाद वहाँ से आने के बाद हम यज्ञ या कुंडली बनाना, यज्ञ कराना और देश विदेश भ्रमण करना वहीं से मैंने प्रारंभ किया। ज्योतिष विज्ञान का आम जनमानस के लिए क्या महत्व है? ज्योतिष आज का विषय मैंने दिया कि वेद और ज्योतिष, वेद ज्ञान है और ज्योतिष विज्ञान है, सभी जानते हैं भली भांति। तो कहा गया है कि विद ज्ञाने विद धातु विद सत्यायाम विदुषीलाभे इति वेदः। तो वेद ज्ञान है और वेद का चक्षु जो है वह ज्योतिष है। बिना ज्योतिष के वेद का ज्ञान और वेद के विषय में, जैसे आप किसी मुहूर्त को 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है, प्रत्येक मुहूर्त को जानने के लिए या आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा होगा, प्रत्येक दिन 24 मिनट पर समय बदलते रहता है। उस बदलते समय को जब तक हम ज्योतिष को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके विषय में नहीं बता सकते हैं। और ज्योतिष के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से ही वेद का जो है आकलन किया जाता है और वेद के बारे में बताया जाता है। आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है? आज के समय में देखिए, ज्योतिष जो है अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करता है। मनुष्य जो है आज भौतिक सुख सुविधा के कारण इतना व्यस्त है, व्यस्ततम समय में वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। इसके लिए उसे पूछना पड़ता है या जानकारी लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो इस ज्ञान के लिए, इस विशेष ज्ञान के लिए, अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए ज्योतिष जो है एक बहुत बड़ा कदम है। ज्योतिष जो है मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में लाता है, यही ज्योतिष का काम है, क्योंकि वह वेद का आँख है। जब तक हम ज्योतिष को नहीं जानेंगे तो वेद के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं, वेद को समझ नहीं सकते हैं। वेद को पढ़ना, समझना और विश्लेषण करना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि वह विशिष्ट चीज़ है। प्राचीन काल से ही वह श्रुति, उसको श्रुति कहा जाता है। जब तक आप आश्रम में जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, श्रुति नहीं करेंगे, तब तक आप किसी दूसरे के द्वारा या अचानक कहीं से आप प्राप्त कर लिए तो उसे शास्त्र में कहा जाता है, धर्मशास्त्र में चोरी करना। आपको गुरुकुल में जाना होगा, गुरु के शिक्षा के बाद ही आप उसको विशिष्ट रूप से व्यापक तौर पर में आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जब स्वयं कहा जाता है कि स्व अधः प्राण का साधे, आप स्वयं अधूरे हैं तो दूसरे का क्या कल्याण करेंगे, इसलिए उसके वास्तविकता को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं जानना चाहूँगी कि वेद और ज्योतिष विज्ञान में क्या संबंध है? वेद और ज्योतिष, मैंने पहले भी कहा कि वेद ज्ञान है और ज्योतिष जो है विज्ञान है। बिना ज्ञान के विज्ञान की चर्चा, विज्ञान की रचना, विज्ञान के बारे में बताना, क्योंकि आज के परिवेश में ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कल क्या हमें करना है, कल क्या होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि कल क्या होगा। तो ये अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करता है और इस अंधकार से प्रकाश में लाने के कार्य में वेद सहायक है। बिना वेद के सहायता से इसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, प्रकाश में नहीं आ सकते हैं। ज्योतिषीय गणना का मूल आधार क्या है? ज्योतिषीय गणना का मूल आधार है नक्षत्र, मुहूर्त,
तिथि और इन सब के साथ पृथ्वी और अंतरिक्ष का जुड़ाव, इन दोनों के साथ उसकी सूर्य पर इनकी गणना होती है। सूर्य के साथ ही इस ज्योतिष की गणना का आरंभ होता है। ज्योतिषीय शास्त्र को संभावनाओं का शास्त्र क्यों कहा गया है? इसको पहले भी बताया कि यह अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करता है। मनुष्य जो अंधकार में भटक रहा है, हमें क्या करना है। किसी क्षेत्र में हम गए, बहुत सारा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी हमें वह प्राप्त नहीं होता है, तो इसके विषय में हमें ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मुख्य रूप से ज्योतिषीय विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर अनेक तरह से हो सकता है। इसके बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन वर्तमान में गणितीय और फलित ज्योतिष के आधार पर हम गणित को सही सलामत जानते हैं तो उसका फलादेश सही कर सकते हैं। वैसे हस्तरेखा, फेस रीडिंग, अलग अलग तरह की इसमें पढ़ाई है। कोई एक क्षेत्र को आप पकड़ के भी उस क्षेत्र को व्यापक रूप से जान करके उसके विषय में आप बता सकते हैं। आपके विचार से वेद और ज्योतिष विज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए या नहीं? एक अवश्य इसे स्कूली पाठ्यक्रम में अवश्य जोड़ना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूली पाठ्यक्रम में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आज भी वेद के विषय में जो भी तृतीय वर्ग से लेकर 10वीं वर्ग तक जो भी संस्कृत के पुस्तक हैं, उसमें पहला पाठ कहीं ना कहीं से किसी वेद से ही लिया गया है। आप जब बनारस से आए होंगे पढ़ाई करके और स्टार्टिंग किए होंगे काम करना, तो जितना भी आम जनमानस है, जितनी भी जनता है, उसका विश्वास आप पे किस प्रकार से बना? उसके लिए तो हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। अच्छा, उसके पीछे का क्या परिश्रम क्या रहा, वो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। अब आप समझ सकते हैं कि 9 साल का बच्चा जो अपने घर से बनारस पढ़ने के लिए गया। आप 9 साल की उम्र में ही चले गए थे? और 10 साल के उम्र से हम यज्ञ कराते हैं। प्रथम यज्ञ 1994 में मैंने पूसा फॉर्म में प्रारंभ किया सहस्त्रचंडी यज्ञ से। तो आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष का बालक और सहस्त्रचंडी यज्ञ का तंत्रधार के रूप में एक मंच पर बैठ करके बोल रहा, कैसा लग रहा होगा, कितना मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो एक साल में मैंने 4 साल का कोर्स था, एक वेद को पढ़ने के लिए 4 वर्ष। तो मैंने ये सोचा कि हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, हमको पढ़ना है, इसी लगाव से हम यहाँ आए हैं। तो हमें 1 साल में पूरा करके अपने पिताजी को बोले कि अब मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई है, अब दूसरे वेद के लिए और ज्योतिष के लिए हमको बनारस में रहना है या और अन्य जगह जाना है, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी समय से हम यज्ञ करना, याजन करना, कुंडली बनाना, ज्योतिष के पीछे फोकस करना और अपना रिसर्च कुछ बनाया हुआ है। तो ये आप मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र का अर्थ क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि आज जो समय है उसमें बहुत सारे लोग बहुत बातों को जानते हैं, गूगल से, फेसबुक से या और भी चीज़ों से। तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। जब तक वो वास्तविकता को नहीं समझेंगे तब तक इसके पीछे वो नहीं चल सकते। उसको अंधकार में रख करके ये नहीं करना है, अब उसको उजागर कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए और बार बार एक चीज़ पर फोकस करने के बाद उसको दूसरे को बताना। अच्छा, शुरू से आपके पिता जो थे या आपके फैमिली मेम्बर जो थे वो सपोर्टिव थे, आपको इसी लाइन में भेजना चाहते थे? नहीं, मैं ऐसा तो किस तरीके से तो मेरे घर पर आपको प्रारंभ में बताया कि आर्यावर्त पेपर मेरे घर पर आया करता था। आपने बताया। मेरे अपने चचेरे दादाजी मुखिया थे और 27 साल वो मुखिया रहे, उनके घर पर आर्यावर्त पेपर आता था। और मैं जब तीसरे क्लास में था उसी समय से उसका हेडिंग, किसी भी जो भी पेपर था उसका हेडिंग पढ़ता था। तो धीरे धीरे उसको देखते एक दिन ऐसा आया कि ऐड मैंने पीछे देखा, उनसे बोला कि ये क्या है, तो बोले कि क्या तुम्हारा इसमें रुचि है? तो मैंने बोला कि मैं तो जन्म से इसमें हूँ और कर्मकांड में जाना तो ये नहीं है। तो बोले कि ठीक है, तुम तो पढ़ने में तेज हो, लेकिन अगर इसमें जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम उस क्षेत्र में गए और सबसे मुख्य बात है कि इस क्षेत्र में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले अपने आप में शांति, वास्तविकता, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। और प्राचीन ग्रंथ ही नहीं, वेदः शिवः शिवो वेदो, वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। वेद का प्रादुर्भाव कब हुआ इसका कोई इतिहास नहीं है, चाहे इतिहासकार जो लगा लें 2000 वर्ष 5000 वर्ष,
10,000 वर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। यह हमारे संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद। तो मैंने सोचा कि वहाँ वेद का अर्थ विज्ञान भी है और वेद में सारे चीज़ सन्निहित हैं। जब तक हम वेद के सभी अंगों को नहीं समझेंगे, उपनिषद को नहीं समझेंगे, आरण्यक को नहीं समझेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं समझेंगे, तब तक उसका सही अर्थ और सही बातें हम नहीं बता सकते हैं। आम लोगों को बताने के लिए हमें इन सब चीज़ों को जानना हो। आपके परिवार में से और भी कोई रहे हैं इस मतलब क्षेत्र में या सिर्फ आप अकेले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दादाजी तांत्रिक थे, कामाख्या सिद्धि थे, कलकत्ता में रह के पढ़े और यजन और याजन करना उनका काम था मुख्य, और वह बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो हमारे जीवन में उनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग बच्चे थे, उसी समय उनका देहांत हो गया। पूर्ण आयु जी के उन्होंने 99 ईयर्स उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके बाद उनका देहांत हुआ। और मेरे घर में और भी जितने चाचा थे वगैरह सभी सरकारी जॉब में थे, तो कोई इस लाइन में नहीं आए। तो हम जब इस लाइन में आए तो इस लाइन में आने के बाद मैंने सोचा कि जजमन का भी यज्ञ भी कराना चाहिए, ये सब करने लगे। फिर उसके बाद ये आया कि इसके साथ साथ जब हमारे घर में सभी नौकरी चाकरी में है तो इसके क्षेत्र में भी जाना चाहिए। तो मैंने इस क्षेत्र को चुना कि शिक्षक से अच्छा क्षेत्र इसके लिए हो नहीं सकता है वैसे भी। तो इस क्षेत्र में हम अभी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर स्थापित हैं। अच्छा, आप पर मतलब शिक्षा भी देते हैं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपके गुरुदेव कौन है, उनको कैसे याद करते हैं? मेरे गुरुदेव, देखिए मेरे गुरुदेव तो सर्वप्रथम मेरी माँ है और उसके बाद मेरे पिता हैं और उसके बाद मेरे गुरुदेव मेरे महादेव हैं, क्योंकि इस बीच में कई गुरुओं के साथ सानिध्य हुआ, शिक्षा आरंभ किए, शिक्षा को पाया और आज भी शिक्षा को प्राप्त करने के होड़ में लगे हुए हैं कि कुछ कहीं से प्राप्त हो उसे लेना चाहिए, क्योंकि इसका व्यापक स्वरूप ये समुद्र है। इसमें समुद्र मंथन में क्या जो मिल जाए उसी को ग्रहण कर लिया जाए। तो इसमें कई गुरु हैं, किनका नाम ले किनका नाम नहीं ले तो उसमें सम्मान में कुछ कमी आ जाएगी। तो इसमें सब सम्मानित हैं, सब सारे हमारे गुरु हैं। सर, आज के समय में भी जो आम जनमानस है इस पे यकीन नहीं करते हैं। बहुत, आपको भी इसी समाज में रहते हैं, आपको भी देखने को मिला होगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या कारण है जो आप भी आदमी सब पे यकीन नहीं करते हैं? मैंने एक बार पहले भी कहा कि स्व अधः प्राण कह साधेत। आप स्वयं अधूरे हैं और दूसरे का कल्याण करने के लिए चले हैं। आपने एक प्रश्न किया कि आपके घर के लोगों ने आपका सहयोग किस तरह दिया। तो आज भी जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं या कर रहे हैं, तो मेरे घर के सभी लोग सकारात्मक रूप से उसका साथ देते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं, जिसके कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान की कृपा बनी रहे इस तरह का। तो सबसे पहले आप शांति, माहौल, वातावरण, इन सब के लिए पहले स्वयं अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं। जब आप अपने आप को समझ जाइएगा कि आप कौन हैं, तब आप किसी को समझ सकते हैं इसमें वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता के लिए आपको सही ज्ञान की आवश्यकता है, तब आप किसी को वास्तविकता का ज्ञान दे सकते हैं। इसी विडंबना के साथ ये परेशानी है कि लोग सही ज्ञान ना दे करके आज के इस परिवेश में अधूरा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, अल्प ज्ञान जो है वह मूल कारण है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। चलिए, आप शिक्षक भी हैं तो थोड़ा इससे भी कुछ सवाल लिया जाए आपसे। तो शिक्षक इस लाइन में कैसे जुड़े हैं? मैं इस यज्ञ याजन करते करते लोगों ने कहा कि नहीं होता है कि आप नौकरी करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये सब तो होता है कमाने के लिए है वो है। तो मैंने सोचा कि जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी डिग्री भी हासिल करके तो मैंने बीएड किया, उसके बाद STET का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फॉर्म निकला, उसके बाद पहली बहाली मेरी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय तेघड़ा में है, वहीं पर हम कार्यरत हैं। और बहुत सारे अच्छे लोगों का वहाँ सानिध्य है, सभी लोग अच्छे हैं, जो विचार से भी अच्छे हैं और ज्ञान से भी अच्छे हैं, और वास्तविक ज्ञान का वहाँ पर में भंडार है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। बेगूसराय की जो शिक्षा व्यवस्था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था किस पर निर्भर करता है? शिक्षा व्यवस्था सिर्फ विद्यार्थी और शिक्षक पर ही निर्भर नहीं करता है। इसमें सरकारी तंत्र है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार में ही हम लोगों को रहना है तो उनके खिलाफ क्यों जाए। और सर, आप अपने समय में आप भी स्टूडेंट रहे होंगे और आपके भी शिक्षक रहे होंगे, तो आप अपने समय के छात्रों में और अभी के छात्रों में क्या तुलना करते हैं और क्या मतलब अंतर पा रहे हैं उसमें? बहुत अंतर है, स्मरण शक्ति का भी अंतर है, क्योंकि आप अत्यधिक भौतिक सुख सुविधा में जी रहे हैं। आज इस मोबाइल के क्षेत्र में चल रहे हैं, लैपटॉप के क्षेत्र में चल रहे हैं। क्या है कि स्मरण शक्ति बच्चों की कमज़ोर है। जो मेरे समय में 3rd डिवीज़न से या 2nd डिवीज़न से जो पास है, आज के 90% अंक लाने वाले बच्चे उनसे सही से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई व्यवस्था या स्मरण शक्ति या गार्जियन का ध्यान, अभिभावक का ध्यान। मेरे पिताजी प्रत्येक शनिवार को एक बार जाते थे उच्च विद्यालय में पूछने के लिए कि मेरा लड़का जो है सही समय पर आता है कि नहीं। आज कितने गार्जियन जाते हैं। और दूसरी बात है कि निजीकरण के क्षेत्र में बहुत, उस समय उतना निजीकरण नहीं था, तो बड़े घरों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में ही जाते थे। वो लोग पहुंचते थे, जानकारी लेते थे कि बच्चे पढ़ते हैं, सही हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब तो मिडिल, क्या कहिए, निम्न मिडिल से भी कम, मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे स्तर के लोग बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वह भी उच्च विद्यालय में। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में तो बहुत कम, वो सब तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए गार्जियन उस पर ध्यान कम देते हैं। और शिक्षकों का भी कार्य इतना जटिल है जिसमें वो, और ये 2 साल से तो कोरोना काल भी चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो उस समय में और आज के समय में बहुत सारा अंतर है, मान सम्मान का भी अंतर है। शिक्षक सब कुछ हुआ करते थे बच्चों के लिए, आज वैसी बात नहीं है, आज वैसा परिवेश नहीं है, परिवेश बदल चुका है। उस बदलते परिवेश में भी हमको चलना है। जैसे बही बिहार पीठ तब तैसी कीजिए। बिल्कुल, आपने सही बात बताया। और मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी कि मतलब कोरोना काल आया, वैश्विक महामारी थी पिछले साल, और इस साल भी उसकी दूसरी लहर आई, जिस वजह से मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को करवाया जाता था, जो कि ज़रूरी था, पढ़ाई भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपके समय में पूर्णतः ऑफलाइन पढ़ाई हुआ करता था। तो अभी मतलब ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, ये तो ऑफलाइन पढ़ाई में तो बच्चों को बार बार कहने के बाद बच्चा पढ़ता नहीं है, और ये मोबाइल देने से, लैपटॉप देने से बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर भी आपको सबसे पहले अभिभावक को यह ध्यान देना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक मोबाइल आप दे दिए और आप निश्चिंत है, बच्चा पढ़ रहा है, पता चला कि बच्चा सीरियल देख रहा है, तो आप देखेंगे तब तो समझेंगे कि सीरियल देख रहा है। आप देख ही नहीं रहे हैं तो सीरियल देख रहा है, चाहे जो देख रहा है, फिर ही आप मोबाइल दे दिए, आँख भी उसका कमज़ोर हो रहा है, सारी व्यवस्था है। तो जो हमने पहले भी कहा कि जैसी व्यवस्था है उस अनुरूप चलना होगा, उस अनुरूप यदि नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बेगूसराय के जो तमाम अभी छात्र छात्राएं देख रहे हैं या जितने भी आम जनता देख रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए या उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? ये तो वैसे भी ऊर्जावान क्षेत्र है बेगूसराय की धरती। आज जो बिहार है उसमें आर्थिक दृष्टि से दूसरे स्थान पर यह जिला है। बहुत महापुरुष यहाँ पर हुए और इसके हम भी ऋणी हैं, क्योंकि मेरा मातृपक्ष बेगूसराय ज़िला है, तो हम तो इसके ऋणी हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही कहेंगे कि ये KB स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर के द्वारा संचालित होता है। बहुत अच्छी बात है कि इन तरह के तमाम लोग यहाँ जुटते हैं और इनका प्रसारण दूर दूर तक लोगों के बीच जाता है। तो आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, इन सब को देखते हुए हम वास्तविक जीवन में जिएं और वास्तविक जीवन में जीने का आनंद उठाएं, क्योंकि वास्तविकता ही आपको उज्जवल भविष्य, शांति और प्रकाशित कर सकता है। और वास्तविकता में ना जाए, वास्तविक जीवन जिए। चलिए, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही सीखने योग्य बातें थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया और पहले बार आई, चलिए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हमेशा आपका मोस्ट वेलकम करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। मैं आशा करूंगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे।
ये थे आनंद सर, उन्होंने सब कुछ बताया कि ज्योतिषीय गणना क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, वेद पढ़ना कितना मुश्किल काम है, और आज के जो यूथ हैं, ये जो आज के कैसे इसे जोड़ सकते हैं, कैसे इसे पढ़ सकते हैं, या जो भी बेगूसराय के ऑडियंस अभी देख रहे हैं हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से, इसे अंधविश्वास मानते हैं, इस पर कैसे मतलब भरोसा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से अलविदा। उम्मीद करूँगी आप सभी को यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि KVTV बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से है, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब करें। मैं लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी इसी तरीके प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।